आज हम टेंस सीखेंगे और बेहतरीन तरीक़े से सीखेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें सीख लेते हैं। कुछ नोट्स होंगे 1 या 2 पेज का, उसको हम लोग पहले सीख लेंगे। फिर आपको कोई भी रूल याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सारा रूल अपने आप याद हो जाएगा। कुछ बेसिक बातें याद कर लेंगे तो रूल आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अंत में है हो हूँ देखने को मिलता है। प्रेजेंट टेंस के अंत में है हो हूँ देखने को मिलता है। पास्ट टेंस के अंत में था थे थी देखने को मिलता है। फ्यूचर टेंस के अंत में गा गे गी देखने को मिलता है। ठीक है, टेंस 3 प्रकार: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, आगे देखिए। प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस कितना प्रकार का? 4 प्रकार, यानी कि सब मिलाकर ये 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 4 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार, पास्ट टेंस 4 प्रकार, फ्यूचर टेंस 4 प्रकार, यानी सब मिला के हो जाएगा 12 प्रकार। ठीक है, टेंस सब मिलाकर 12 प्रकार। पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस का: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट का 4 प्रकार: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर का भी 4 प्रकार है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसको पहचाने हैं कैसे, उसके लिए हिंदी दिया हुआ है। प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए क्रिया का अंत में क्या आता है? वाक्य जो होगा उसमें क्रिया होगी, क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते हैं मिलेगा। या फिर कोई आदत है जो वर्तमान में चल रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट में बोलेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, या कोई भी कार्य तत्कालिक हो रहा है और वो क्षणिक है, तो वो जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, दिया है, दी है, ली है, ये सब आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से रहा, से रही, यानी रहा रही के साथ तो से तो रहता है, एक टाइम भी दिया रहता है इसमें। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा रही के साथ टाइम दिया रहता है, इसीलिए से लगा रहता है। से रहा, से रही, से रहे हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ये, ई, ली, दी, ये सब आता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान चुका था, चुकी थी है, लेकिन इसमें 2 वाक्य आते हैं, 2 क्लास होंगे, तो उसमें एक पास्ट इंडेफिनिट बनता है और एक पास्ट परफेक्ट में बनता है। ठीक है, आगे देखिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, या फिर बोल सकते हैं हम लोग रहा था, रही थी, और उसमें टाइम भी दिया रहता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्रिया के अंत में गा गे गी मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अंत में क्या मिलेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर दोनों को मिला के रहा हो प्लस होगा, रहा प्लस होगा, रहूँगा, ऐसे दिया रहेगा, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिलेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे मिलेगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
या फिर इसमें दिया रहता है ता रहूँगा, ती रहूँगा, ये सब दिया रहता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें दिया जाता है से रहा होगा, से रही होगी, या फिर ता रहा हो, से ता रहा होगा, से ता रही होगी, ऐसा भी दिया होता है। यानी कि रहा होगा, रही होगी के साथ टाइम दिया रहता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी के लिए पहचान है। लेकिन ये ट्रांसलेशन करने के लिए पहचान होता है। लेकिन जब आप नरेशन बनाएंगे या फिर पैसिव बनाएंगे, उसके लिए आपको पहचान उसका इंग्लिश में ही करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये दूसरा नोट्स हम लोग देखेंगे। हम इस नोट्स पे आ जाइए। देखिए, पहला जो टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको पहचानने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? डू डज होना चाहिए या फिर MV1 MV5 दिया होना चाहिए, ठीक है। डू डज MV1 या MV5, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो वो जो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। या फिर ऐसे याद करिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, और मेन वर्ब के रूप में MV1 या MV5 आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर आता है, और मेन वर्ब के रूप में MV4 का प्रयोग होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में, और मेन वर्ब के रूप में MV3 का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में, और MV4 के रूप में मेन वर्ब के रूप में MV4 का प्रयोग होता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे तो अकेले अकेले आ रहा है, यहाँ पे दोनों में से कोई एक आता है, तो MV1 कब आएगा, MV5 कब आएगा? तो MV5 अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, नेभर में आता है, लेकिन वो भी किसके साथ? ही सी इट सिंगुलर के साथ। ये नहीं कि अफर्मेटिव में हर कर्ता के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ आता है, नहीं, केवल ही सी इट सिंगुलर के साथ ही MV5 आता है, तथा हु के साथ और विच प्लस नाउन के साथ MV5 का प्रयोग होता है। बाकी सब के साथ क्या होता है? MV1 का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी इंडिफिनिट में MV1 का ही प्रयोग होता है, कुछ जगह पे MV5 का होता है। वो जगह क्या है? अफर्मेटिव निगेटिव में नेभर, वो भी किस में? ही सी इट सिंगुलर के साथ। इंट्रोगेटिव में विच प्लस नाउन और हु के साथ MV5 का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ MV1, ठीक है। अब आगे चलिए पास्ट का देखिए। ऐसे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें सहायक क्रिया के रूप में डिड आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा? डिड। मेन वर्ब के रूप में MV1 या फिर MV2, दोनों में से कोई एक आता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वेयर आता है सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब के रूप में MV4 आता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड आता है, MV3 आता है। हैड और MV3 दोनों साथ में आएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ MV4 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे MV2 आया था, तो MV2 कहाँ लगेगा? तो अफर्मेटिव में नेभर के साथ, हु के साथ तथा विच प्लस नाउन के साथ। यही 4 जगह है जहाँ MV2 का प्रयोग होगा, बाकी सब जगह क्या होगा? MV1 का प्रयोग, ठीक है। अफर्मेटिव, नेभर, हु, विच प्लस नाउन के साथ MV2, बाकी सब जगह MV1 दिखेगा। आगे देखिए फ्यूचर वाला। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें मेन वर्ब के रूप में MV1 आता है, सहायक क्रिया के रूप में विल या शैल आता है, ठीक है। मेन वर्ब के रूप में MV1, सहायक क्रिया के रूप में विल शैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के रूप में MV4, सहायक क्रिया के रूप में विल बी या शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के रूप में MV3 का प्रयोग होता है, और सहायक क्रिया के रूप में यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में
विल हैव या शैल हैव का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के रूप में एम भी फोर का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया के रूप में विल या शैल के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, यानी कि विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, ये बदल रहा है, विल से बदल रहा है, हैव बीन नहीं बदल रहा है। ठीक है, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। ध्यान देना ये है कि हम जब सहायक क्रिया का बात बोलेंगे ना तो उसमें पहला लेना है, जब हम रूल समझाएंगे तो उसमें पहला लेना है। ये एक्स्ट्रा लगेज है, ये एक्स्ट्रा है, क्या है, एक्स्ट्रा, ये क्या है, एक्स्ट्रा है। जिसमें भी एक से ज़्यादा है, वो जितना भी ज़्यादा हो, तो पहला जो है वो सहायक क्रिया के रूप में हम बोलेंगे और दूसरा को तीसरा को हम लोग एक्स्ट्रा के रूप में लेंगे। उसका जगह अलग है, जब रूल लिखाएंगे तो उसका जगह समझाएंगे तो उसका जगह अलग होता है। ठीक है, जैसे इसमें हैव है एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा इसमें बी है, तो जहाँ पे भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम लोग अलग से करेंगे। ठीक है, जैसे पास्ट में आया था, इसमें हैड बीन आया था, तो ये एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा का जगह अलग है। ठीक है, अब आ जाएगा हम लोग कुछ बेसिक नोट्स पे। ये नोट्स क्या है, नोट नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव नेवर, हु, विच प्लस नाउन के साथ एच भी यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, सबके साथ होता है लेकिन इनके साथ नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें भी किसके साथ, अफर्मेटिव, नेवर, हु, विच प्लस नाउन के साथ एच भी का प्रयोग नहीं होता है। बाकी सब टेंसों में होता है, केवल यही दो टेंस है और अफर्मेटिव, नेवर, हु, विच प्लस नाउन के साथ एच भी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे अब नोट्स देखा जाए हम लोग, ये कि डज कहाँ लगाएंगे, डू कहाँ लगाएंगे। तो डज का प्रयोग हम लोग करेंगे ही, सी, इट सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ, ही, सी, इट एक वचन के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग कब करेंगे, तो आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। ईज का प्रयोग कब करेंगे, तो ही, सी, इट सिंगुलर के साथ ईज का प्रयोग। एन का प्रयोग आई के साथ। आर का प्रयोग वी, यू, दे प्लूरल के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। वाज का प्रयोग कब करेंगे, तो आई, ही, सी, इट सिंगुलर के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। इसमें आई देखिए आ जाएगा, आई के शब्द में वाज ही लगता है। वेयर, इसको वेयर पढ़िए, वर पढ़िए। वर का प्रयोग यू, वी, दे प्लूरल के साथ हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग कब करना है, तो ही, सी, इट सिंगुलर के साथ यानी एक जन के साथ हैज का प्रयोग। हैव का प्रयोग कब करना है, तो आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। शैल का प्रयोग कब करना है, तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग और आई, वी को छोड़कर सबके साथ विल का प्रयोग। ठीक है, तो इतना हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सबसे अच्छा है। अब आगे चलिए अगले नोट्स के, ये कुछ और नोट्स हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एच भी का प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ की करना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस तथा निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद होता है। जो एच भी आएगा वो कहाँ आएगा, उसका जगह कहाँ है, तो सब्जेक्ट के बाद। अफर्मेटिव और निगेटिव में जगह कहाँ है उसका, तो सब्जेक्ट के बाद जगह है हेल्पिंग वर्ब का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर्ता से पहले यानी कि सब्जेक्ट से पहले है। अफर्मेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट से पहले। ठीक है,
नॉट का प्रयोग कब करेंगे हम लोग? निगेटिव में एच भी के बाद। निगेटिव में एच भी यानी कि सहायक क्रिया के बाद, एच भी के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद। देखिए ये जो बातें हैं ये सभी टेंसों के लिए लागू होता है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है। अब देखिए वो जो एक्स्ट्रा था, हैव बीन था, विल हैव था, विल हैव बीन था, वो जो एक्स्ट्रा लगेज था ना, एक को छोड़कर जो दूसरा था, जैसे कि शैल बी, विल बी था, उसमें एक्स्ट्रा बी है। हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन में बीन था। विल हैव में हैव था, विल हैव बीन, शैल हैव बीन में हैव बीन था। तो ये एक्स्ट्रा लगेज है, इसका जगह अलग है, वो भी जगह याद कीजिए। जगह कहाँ है? ये जो जगह बोल रहे हैं ना, प्लेस, इसको याद करने पे आपको रूल याद नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। तो बी, बीन, हैव बीन जो एक्स्ट्रा है, ये हैव उधर भी आता है सहायक के रूप में, लेकिन ये एक्स्ट्रा के रूप में आएगा तब का बात हो रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा के रूप में आएगा तो अफर्मेटिव में तो साथ साथ आएगा, जो है जैसे विल हैव है तो विल हैव बीन है तो विल हैव बीन, साथ साथ आएगा, पूरा का पूरा एच भी साथ साथ आएगा, ठीक है। लेकिन निगेटिव में दोनों अलग हो जाएंगे, अगर दो हैं तो अलग हो जाएंगे, तीन है तब भी अलग हो जाएंगे। पहला के बाद नॉट, उसके बाद जो है बचा हुआ वो, यानी नॉट के बाद इनका प्रयोग होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में भी नॉट के बाद ही होगा, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में दोनों में नॉट के बाद, ठीक है। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद, इंट्रोगेटिव में कहाँ? सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि नॉट तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इतना हम लोगों के लिए पर्याप्त है। रूल आप लोग को जब समझाएंगे उसमें बताएंगे कौन जगह कहाँ है, पहले कुछ जो पॉइंट है उसको आप समझ लीजिए। तो सारा पॉइंट आपको समझा दिए, और कुछ ये भी पॉइंट था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम दिया जाता है, तो टाइम को कैसे जोड़ेंगे? सिंस पार के साथ टाइम को जोड़ेंगे, वो भी लास्ट में, वाक्य के अंत में। इंग्लिश होगा उसके लास्ट में, सिंस फॉर के साथ टाइम को जोड़ देंगे। डेफिनिट टाइम होगा, यानी निश्चित टाइम होगा, उसके साथ सिंस का प्रयोग, अनिश्चित होगा तो उसके साथ फॉर का प्रयोग। फ्यूचर में सिंस के जगह पे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग? फ्रॉम का। इसका प्रयोग ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक है। फ्यूचर में सिंस के जगह पे ही, जैसे सिंस का प्रयोग होता है वैसे ही फ्रॉम का भी प्रयोग होगा। अब हम लोग रूल लिखना सीखेंगे। तो रूल लिखने के लिए सब देखिए, रूल कैसे लिखना है। किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश बनाने के लिए सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही होता है, यही स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप याद रखिए, सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या बचा? एच भी, एच भी का भी तो प्रयोग होता है। और मेन वर्ब में कौन सा वर्ब होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे कि वर्ब होते हैं 5, MV1 होता है, MV2 होता है, MV3 होता है, MV4 होता है और MV5 होता है। 4 और 5 इसको पहचानना आसान है। इसमें ING लगा रहता है, 4 में ING और इसमें S, ES, IES लगा रहता है। वर्ब में S, ES, IES जोड़ देंगे तो वो MV5 हो जाएगा, ING जोड़ देंगे तो MV4। और ये याद करना होता है तीनों, जैसे कि गो, वेंट और गॉन, ठीक है। तो हम लोग अपने रूल पे आ जाए तो एच भी आता है और इसका एक्स्ट्रा आता है ये बी, बीन, हैव बीन या फिर हैव। इसका जगह बताए थे आपको कहाँ होता है। तो देखिए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद एच भी का प्रयोग, एच भी यहाँ पे लगेगा। अगर लग रहा है तो
केवल दो जगह पे नहीं लगता है, तो वो जगह याद कर लीजिए। तो यहाँ पे लगेगा एच बी का प्रयोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब मान लीजिए जो भी टेंस है उस टेंस में लिख देंगे। जैसे कि अगर इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहें, इसको उस टेंस का नियम लिखने के लिए हमको बोला जाए, तो हम लोग करेंगे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें मेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी जितना भी परफेक्ट है सब में MV3 आता है। जितना भी परफेक्ट है उसमें क्या आता है, MV3। टोटल परफेक्ट टेंस में MV3 आता है। तो MV3 और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, उधर आप नोट में देखे थे, हैज या फिर हैव। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल तैयार हो गया। मान लीजिए इसी का निगेटिव लिखना होगा, इसी का निगेटिव लिखना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सहायक क्रिया यानी कि HV और HV के बाद नॉट। ये हमारा रूल तैयार हो गया। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो सबसे पहले क्या कर देंगे हम लोग, देखिए सहायक क्रिया इधर आ जाएगा, पहले HV पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर MV3, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसी में नॉट लगाना होगा तो बताए थे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद HV प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट था, नॉट के बाद MV3, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मान लीजिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल लिखना होगा, इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका भी 4 रूल होता है। अफर्मेटिव का होता है, निगेटिव का होता है, इंट्रोगेटिव का होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। हर टेंस में 4 रूल आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव में आपको बताए थे कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं था। इसमें जो सहायक क्रिया आएगा क्या आएगा, डीड आएगा। तो वो सहायक क्रिया अफर्मेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। अब प्लस दूसरा बात बोले थे कि इसमें क्या आएगा, MV2 आता है, ठीक है। और सबके साथ MV1 आता है, लेकिन अफर्मेटिव में MV2, अफर्मेटिव में नेवर के साथ, हु के साथ, ठीक है, 2 आता है। तो हम लोग का रूल जो स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आपको बताए थे कि अफर्मेटिव है तो MV2 और सहायक क्रिया इसमें लगता नहीं है, तो ये हमारा रूल तैयार हो गया, ठीक है। अब निगेटिव है तो इसमें सहायक क्रिया आता है डीड। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आपको बता चुके हैं कि निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी हर जगह MV1 आता है। केवल 4 जगह क्या आता है, MV2। वो जगह क्या है, अफर्मेटिव, नेवर, हु, व्हिच प्लस नाउन। ये चारों जगह याद कर लीजिए। तो यहाँ पे सहायक क्रिया तो आएगा ही डीड। तो ये डीड का जगह कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद। ये आपको पॉइंट में लिखाए थे, डीड का जगह सब्जेक्ट के बाद, और इसके बाद नॉट का प्रयोग। ये हमारा रूल तैयार हो गया और MV1 लगेगा, ठीक है। फिर ये रूल था इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में आपको बताए थे कि सब्जेक्ट के पहले कौन आता है, सहायक क्रिया। अगर WH वर्ड आया है तो वो उससे भी पहले, WH वर्ड है वो कहाँ हो जाएगा, सबसे पहले। WH आया है तो क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या आया है बीच में, तो उसका अंग्रेजी पहले लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो वर्ब MV1 लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा लग नहीं आता है साथ में ना, इसीलिए इसमें नहीं लगता है। फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो ये डीड तो लगेगा ही पहले, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद MV1, फिर ऑब्जेक्ट। एक हु वाला सेंटेंस है तो हु वाला सेंटेंस को ये सब्जेक्ट के रूप में रिएक्ट करता है। किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के बाद आपको बताए थे कि MV2 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसी तरह से विच प्लस नाउन को भी ये सब्जेक्ट के रूप में रिएक्ट करता है। विच प्लस नाउन,
उसके बाद MV2 फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, अगर नेवर वाला है तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नेवर, ठीक है, और नेवर के साथ डू डज डिड नहीं लगता, ये सहायक क्रिया डिड नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें MV2 आता है, ये भी लिखवा चुके हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए आपको रूल लिखना होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो पहले सहायक क्रिया याद करना पड़ेगा। सहायक क्रिया क्या आता है इसमें, हैड और बीन आता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लगेज वाला है। और मेन वर्ब के रूप में MV4। देखिए सब इंडिफिनिट में MV1 लगता है, केवल 2 जगह चेंज होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, वो जगह आपको बता चुके हैं, ठीक है। प्रत्येक परफेक्ट टेंस में MV3 का प्रयोग होता है, और प्रत्येक कंटिन्यूअस, जहाँ भी कंटिन्यूअस शब्द आ गया वहाँ MV4। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस शब्द आया है ना, तो MV4। परफेक्ट यहाँ है लेकिन इससे का मतलब नहीं, इसका कंटिन्यूअस से मतलब है MV4। तो सब अब रूल लिखिए, अफर्मेटिव का रूल, तो अफर्मेटिव का रूल और मान लीजिए निगेटिव का रूल। तो अफर्मेटिव का रूल पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये हम जानते हैं। मेन वर्ब के रूप में चौथा लिख दिए। सहायक क्रिया इसमें आता है तो अफर्मेटिव में बोलते ना साथ साथ आएगा, तो सहायक क्रिया हैड बीन, साथ साथ। निगेटिव में आपको बोलते हैं कि सहायक क्रिया ये होता है, इसके बाद नॉट, ठीक है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, और हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद MV4, MV4 के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे चाहेंगे तो हम लोग सारा रूल कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं समझ में आए तो मैं और उदाहरण अगले वीडियो में बना दूंगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया लगा हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं और मेहनत करूँ इस पर।